प्रॉपर्टी डीलर गीता शर्मा और एडवोकेट गिरिजा शंकर पाल दोनों कामयाब, समझदार और खुले विचारों वाले प्रोफेशनल थे। परिवार वालों को उनके अंतर्जातीय प्रेम संबंध पर न कोई ऐतराज था, न ही उनके लिव इन में रहने पर कोई आपत्ति। वे शादीशुदा नहीं थे, फिर भी इतना भरोसा था कि गिरिजा शंकर ने गीता को अपना नॉमिनी बनाकर 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवा रखा था। लाखों का आपसी लेन देन था, रिश्ता गहराई से बंधा हुआ था। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन गीता की लाश सड़क पर लहूलुहान हालत में मिली? क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या इसके पीछे कोई और राज छिपा था? वो कौन था जिसने गीता को इतनी बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया, और पुलिस कैसे पहुंची उस हत्यारे तक? गीता की मौत के पीछे की परतों को जब पुलिस ने खोला तो सामने आई एक ऐसी कहानी जो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आखिर इस नए दौर की प्रेम कहानी का ऐसा अंत क्यों हुआ जो सबको चौंका गया? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तारीख थी 18 जनवरी 2025, दोपहर का वक्त था। रोजाना की तरह लंच के बाद प्रॉपर्टी डीलर गीता शर्मा लखनऊ के पीजीआई स्थित नीलगिरी अपार्टमेंट में बने अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी। लेकिन आज उसके चेहरे पर रोज वाला आत्मविश्वास नहीं था। कुछ उलझन सी, कुछ बेचैनी सी थी। वह कभी मोबाइल फोन को बार बार देखती तो कभी लैपटॉप की स्क्रीन पर खुले व्हाट्सएप मैसेज को यूं ही स्क्रॉल करने लगती। उसकी आंखों में कोई सवाल था, होठों पर कोई अनकहा डर। दरअसल गीता पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव से जूझ रही थी। गिरिजा शंकर, जिसे वह न सिर्फ दिल दे बैठी थी बल्कि लाखों रुपए भी दे चुकी थी, अब उसके फोन तक उठाने से कतरा रहा था। वही गिरिजा शंकर जो सालों से उसके साथ लिव इन में था, अब उसकी जिंदगी से फिसलता जा रहा था। शादी की बात छेड़ने के बाद से रिश्ते में खटास और कारोबारी लेन देन में दरारें आने लगी थीं। ऑफिस में अकेली बैठी वह काफी देर तक खामोशी में डूबी रही। बाहर की दुनिया से जैसे उसका नाता ही टूट गया हो। वह अपने ही ख्यालों में गुम थी जब अचानक उसका मोबाइल फोन बस उठा। वीडियो कॉल था। स्क्रीन पर चेहरा नजर आते ही गीता शर्मा का चेहरा एकाएक खिल उठा। होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह बोली, हेलो। देखो, शिकायत मत करना, नाराज मत होना। मैं सच में तुम्हारा गुनहगार हूँ। कॉल नहीं ले पाया, कोर्ट में था। उधर से गिरिजा शंकर पाल की आवाज आई। गीता का लहजा तुर्श हो गया। कैसे ना करूं शिकायत, तुम्हारे साथ रहते हुए 10 साल हो गए, लेकिन जब से शादी की बात की है तब से तुम्हारा बर्ताव ही बदल गया है। गिरिजा शंकर मुस्कुराकर बोला, तुम तो गुस्से में भी कमाल की लगती हो। गीता ने बात को गंभीरता की ओर मोड़ा। वो सब छोड़ो, मेरे भाई का फोन आया था। कह रहा था मुहूर्त निकलवाना है। गिरिजा शंकर ने टालने वाले अंदाज में कहा, अरे वो भी हो जाएगा, थोड़ा बैंक बैलेंस जम जाने दो। गीता गंभीर होते हुए बोली, फिर वही बात, फिर टाल रहे हो? गिरिजा शंकर शरारत से आंखें मटकाते हुए बोला, नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो हर बार वही राग छेड़ देती हो। चलो अब मूड ठीक करो। आज मैं तुम्हें कैंडल डिनर देना चाहता हूँ। एक बड़ा केस लगने वाला है, उसी की खुशी में। अच्छा, गीता ने संदेह भरी उत्सुकता से कहा। गिरिजा शंकर बोला, आज शाम 5 बजे गांव जा रहा हूँ, कल संडे है। चाहो तो तुम भी साथ चल सकती हो। रास्ते में किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। अगर वापस लौटना चाहो तो हो जाना, लेकिन कुछ वक्त तुम्हारे साथ बिताने का मन है, चलोगी तो अच्छा लगेगा। इस पर गीता शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, मैं क्या करूंगी गांव जाकर, वहां वही ताने सुनने को मिलेंगे, कब दुल्हन बन रही हो। गांव का नाम लेते ही गीता के चेहरे पर एक झिझक सी आ गई। रायबरेली जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित था उनका गांव, अकबरपुर कछुबाहा मटिया। गीता अब वहां जाना पसंद नहीं करती थी। कई सालों से वह लखनऊ के नीलगिरी अपार्टमेंट में अकेली रह रही थी, अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में पूरी तरह व्यस्त। वहीं गिरिजा शंकर बेरोक टोक आता जाता रहता था, कभी प्रेमी के रूप में तो कभी साझेदार के तौर पर। उस दिन भी वीडियो कॉल में उसने गीता से शाम 5 बजे तक तैयार रहने को कहा था। जवाब में गीता ने मुस्कुराकर कहा था, बड़ी बेकरारी से इंतजार करूंगी। शाम के ठीक 5 बजे गिरिजा शंकर पाल अपनी सफारी गाड़ी में वृंदावन कॉलोनी के पास नीलगिरी अपार्टमेंट के गेट पर आ पहुंचा। उस रोज उसने ऊपर ना जाकर नीचे से ही फोन करके गीता को बुला लिया। गीता थोड़ी चौंकी। जो आदमी पिछले कुछ दिनों से उसका कॉल तक रिसीव नहीं कर रहा था, वह आज वक्त से पहले कैसे पहुंच गया? हालांकि उसने ज्यादा सोच विचार नहीं किया और गाड़ी की बगल वाली सीट पर आकर चुपचाप बैठ गई। गीता शर्मा ने गाड़ी में बैठते ही गंभीर लहजे में कहा, बहुत जरूरी बात करनी है।
कर्ज के बारे में जल्द ही लौटा दूंगा, गिरिजा शंकर ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं कर्ज की नहीं, शादी के मुहूर्त की बात कर रही हूँ, गीता की आवाज में अब तक दबा आक्रोश छलक पड़ा। देखो तुमने फिर से दुखती रग छेड़ दी। गिरिजा शंकर बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि गीता तेजी से बोल पड़ी, तुम्हारे लिए तो ये दुखती रग है, लेकिन मेरे लिए ये दिल का दर्द है। गिरिजा शंकर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, जब तक मैं अपनी गले मढ़ी बीवी से कानूनी छुटकारा नहीं पा लेता, तब तक शादी मुमकिन नहीं है। गीता की आंखें फैल गईं, तो अब तक जो वादे किए वो क्या थे? सब झूठ थे। कैसा वादा? गिरिजा शंकर का यह पलटकर सवाल करना गीता को सीधा चुभ गया। तो अब मुकर रहे हो? गीता की आवाज भारी हो गई। मैं एक एडवोकेट हूँ, सब कुछ कानून के दायरे में करता हूँ, गिरिजा शंकर ने अपना बचाव पेश किया। लेकिन अब तक गीता के चेहरे पर मायूसी की परत साफ दिखने लगी थी। वह चुप हो गई, उसकी आंखों की चमक जैसे बुझती जा रही थी। गाड़ी सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी और गीता अपनी जगह से हिले बिना बस गिरिजा शंकर का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी, कहीं से कोई जवाब तलाशती हुई। शाम का अंधेरा घिर आया था। कुछ देर बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे। टेबल पर चाय और गीता की पसंद की सैंडविच आ चुकी थी। चाय की चुस्कियों के बीच गिरिजा शंकर अपने नए मुकदमे की डिटेल्स बताने लगा, जबकि गीता चुपचाप उसकी बातों के पीछे छुपे इरादों को टटोल रही थी। अब वह असली मकसद पर आ गई थी। गीता शर्मा ने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा, गिरिजा शंकर, आज तुम मुझे साफ साफ बताओ कि मुझसे शादी करने की तारीख किस महीने की तय कर रहे हो? गिरिजा शंकर ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, गांव से लौटते ही जवाब मिल जाएगा, और मुंह बनाकर दूसरी ओर देखने लगा। गीता ने गौर किया, उसके चेहरे पर तनाव था, आंखें अंदर कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थीं। मैं पिछले 5 साल से यह सुन रही हूँ, गिरिजा। गीता का स्वर अब संयम से भरे आक्रोश में बदल चुका था, अब पानी से ऊपर जा चुका है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। गिरिजा शंकर बोला, समझो, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। वैसे मैंने तुम्हारे नाम से 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवा दिया, तुम्हारे भविष्य की फिक्र तो है मुझे। वो सब ठीक है, मगर गीता कुछ कहना चाह रही थी कि गिरिजा शंकर बीच में बोल पड़ा, अब अगर मगर छोड़ो। चलो, तुम्हें अपार्टमेंट के रास्ते में छोड़ते हुए मैं गांव निकल जाऊंगा। कुछ ही देर में दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। गीता सफारी में चुपचाप बैठ गई। अंदर से वह तैयार नहीं थी साथ जाने को, लेकिन रात गहराने लगी थी और अकेले लौटना भी ठीक नहीं लगा। गाड़ी अब सुनसान सड़कों की ओर मुड़ चुकी थी। मेन रोड से हटकर गिरिजा शंकर सफारी को तेजी से ड्राइव कर रहा था। गीता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, न सिर्फ अंधेरे की वजह से, बल्कि गिरिजा शंकर के बदले हुए बर्ताव के कारण भी वह विचलित थी। कुछ समय बाद गाड़ी डिफेंस एक्सपो मैदान के पास की सुनसान सड़क पर पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। गिरिजा शंकर ने अचानक गाड़ी एक ओर रोकी। वह बोला, तुम यहीं उतर जाओ, यहाँ से तुम्हारा अपार्टमेंट ज्यादा दूर नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ। उस वक्त सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थीं। कुछ में ट्रक थे जो अपने भारी पहियों की घरघराहट के साथ अंधेरे को चीरते चले जा रहे थे। गीता शर्मा गिरिजा शंकर की सफारी से उतर चुकी थी। गिरिजा शंकर ने पीछे झांकते हुए कहा, तुम सड़क के दूसरी तरफ चली जाओ, मेरे कुछ साथी सामने की बिल्डिंग से आ रहे हैं। वह भी मेरे साथ गांव जाएंगे। वह मोबाइल पर कैब बुक करने लगा, लेकिन गीता ने हाथ के इशारे से रोक दिया। उसने संक्षिप्त लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं खुद बुक कर लूंगी, मैं यहाँ की कोई नई नहीं हूँ। ओके, संभल कर सड़क क्रॉस करना, गिरिजा शंकर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और सफारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा लिया। उसके जाते ही वहां फिर वही सन्नाटा छा गया। सड़क किनारे लाइट की मध्यम रोशनी और ट्रकों की दूर दूर से आती आवाजें। गीता वहीं कुछ देर खड़ी रही, फिर सड़क के दूसरी ओर बढ़ गई। अगले दिन 19 जनवरी 2025 अल सुबह लखनऊ की वृंदावन कॉलोनी सेक्टर 10 में डिफेंस एक्सपो मैदान का वही इलाका अब बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा था। जहां रात में सन्नाटा पसरा था, वहीं अब चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुके थे, कुछ अकेले, कुछ जोड़ों में। पास की कॉलोनियों की महिलाएं और पुरुष अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। उसी दौरान ट्रैक सूट पहने एक युवती दौड़ते हुए पेड़ों की कतार से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर एक पेड़ की जड़ के पास पड़ी। वह ठिठक गई। कुछ था वहां, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी और घबराहट एक साथ दौड़ गई। वह धीरे धीरे उस पेड़ के पास गई और जो उसने देखा, उसकी रफ्तार थम गई। उसकी चीख लगभग गले में अटक गई। युवती कांपते हुए कदमों से पीछे हटी और तुरंत वहां वॉक कर रहे अन्य लोगों को आवाज दिया। कुछ ही क्षणों में वहां भीड़ जमा हो गई। सबने देखा, पेड़ की जड़ के पास एक महिला खून से लथपथ पड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह खून से पुता हुआ था, पहचानना तक मुश्किल था। कपड़े बुरी तरह फटे हुए, जगह जगह से खून से सने हुए। आसपास मौजूद लोग सन्न थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह दुर्घटना थी या कुछ और।
तुरंत किसी ने वृंदावन पुलिस चौकी को सूचना दिया। वहां के इंचार्ज एसआई विकास कुमार तिवारी, हेड कांस्टेबल आकाश गुप्ता और असिंदर कुमार यादव के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी जैसे ही शव देखा, उनके अनुभव भी एक पल को ठिठक गए। शव किसी महिला का था, उम्र करीब 35 वर्ष। शरीर के कई हिस्सों पर गहरे घाव थे, जैसे किसी भारी वाहन ने बार बार कुचला हो। खून सूखकर शरीर से चिपका हुआ था। देखने से लग रहा था कि उसे बेरहमी से रौंदा गया है, जैसे कोई दुर्घटना नहीं बल्कि जानबूझकर की गई हो। हालात की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह और एडिशनल डीसीपी पूर्वी पंकज कुमार सिंह भी कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गए। शव की पहचान कराना अब प्राथमिकता बन गई थी। पीजीआई थाने की टीम ने तुरंत वृंदावन कॉलोनी और नीलगिरी अपार्टमेंट के आसपास पूछताछ शुरू किया। एक मकान मालिक ने फोटो देखकर पुष्टि किया, यह गीता शर्मा है, हमारे अपार्टमेंट में कई सालों से अकेली रहती थी, प्रॉपर्टी डीलर थी। पुलिसकर्मी एक दूसरे की ओर देखने लगे। हवा में अब सिर्फ ठंडक नहीं, एक अजीब बेचैनी थी, जैसे ये मामला उतना सीधा नहीं जितना दिखता है। आसपास की कॉलोनियों के कई लोग गीता शर्मा को पहचानते थे। उसके बारे में जानकारी जुटाने में पुलिस को ज्यादा देर नहीं लगी। जल्द ही पुष्टि हो गई कि मृत महिला गीता शर्मा मूल रूप से रायबरेली के अकबर कछुवाहा मटिया गांव की निवासी थी। पुलिस ने रायबरेली की सदर कोतवाली को सूचित किया। कुछ ही घंटों में यह खबर उसके परिवार तक पहुंच गई। दोपहर से ठीक पहले उसका भाई लालचंद शर्मा पीजीआई लखनऊ पहुंच गया। शव देखते ही उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। हाँ, यही मेरी बहन है। एसएचओ रविशंकर तिवारी को लालचंद ने जो बात बताई, उसने पूरी जांच की दिशा ही मोड़ दिया। उसने कड़ा स्वर अपनाते हुए कहा, मेरी बहन की हत्या की गई है और हत्यारा कोई और नहीं, उसका प्रेमी एडवोकेट गिरिजा शंकर पाल है। उसके आरोप गंभीर थे और सुनने में जितने सीधे, जांच में उतने ही पेचीदा साबित हो सकते थे। लेकिन इस बयान के आधार पर पीजीआई कोतवाली में गिरिजा शंकर पाल के खिलाफ धारा 103(1) बीएनएस के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस सनसनीखेज मामले की जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर धीरेन्द्र कुमार सिंह को सौंपी गई। जांच तेजी से शुरू हुई। सबसे पहले पुलिस ने मामा चौराहे से लेकर ट्रॉमा सेंटर के पास तक सेक्टर 11-12 के बीच लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज मंगवाए। एक एक दृश्य को फ्रेम दर फ्रेम देखा गया और फिर एक फुटेज में ट्यूबलाइट की हल्की पीली रोशनी में एक सफारी गाड़ी डिफेंस एक्सपो मैदान की ओर जाती दिखाई दे रही थी। रात के उस समय जब आमतौर पर सड़कें खाली होती हैं। वह गाड़ी किसकी थी? क्या यही वह कार थी जिसमें गीता शर्मा आखिरी बार देखी गई थी? पुलिस अब उस सफेद धुंधले फुटेज की असलियत तक पहुंचने में जुट गई थी। कार का नंबर सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था। पुलिस ने तुरंत आरटीओ से गाड़ी के मालिक की जानकारी निकलवाई। यह सफारी कार गिरिजा शंकर पाल पुत्र रामपाल के नाम रजिस्टर्ड पाई गई। अब शक सिर्फ शक नहीं रह गया था। फॉरेंसिक टीम ने गीता शर्मा की लाश के पास मिले सामानों की छानबीन शुरू किया। मोबाइल फोन सबसे अहम सुराग साबित हुआ। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। 18 जनवरी की दोपहर से लेकर रात तक गीता और गिरिजा शंकर के बीच कई बार बातचीत हुई थी। यहां तक कि लंबी वीडियो कॉलिंग का विवरण भी सामने आया। रिपोर्ट पहले ही गीता के भाई द्वारा गिरिजा शंकर के खिलाफ दर्ज कराई जा चुकी थी। अब सबूत भी उसी ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस ने देर किए बिना गिरिजा शंकर की गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज कर दिया। जल्द ही वह सफारी कार समेत पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने गीता की लाश, मोबाइल डेटा और सीसीटीवी फुटेज का जिक्र किया तो गिरिजा शंकर के चेहरे का रंग बदलने लगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने एक गहरी सांस ली और फिर बिना किसी झिझक के अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, हाँ, गीता मेरी प्रेमिका थी, हमारा रिश्ता सालों पुराना था। हम शादी करने वाले थे, लेकिन मैंने उसे मार डाला। गिरिजा शंकर की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने आगे बताया, मैंने प्लान बनाया था, उसे सड़क पर उतारा, फिर इंतजार किया और सफारी के नीचे कुचल दिया। ऐसा मंजर बनाया कि लोग सोचें कि एक्सीडेंट था, ताकि मैं उसके नाम पर हुए 1 करोड़ के इंश्योरेंस का हकदार बन सकूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह सुनकर पुलिस अधिकारी भी चौंक उठे। एक पढ़ा लिखा, कानून का जानकार, समाज में प्रतिष्ठा रखने वाला व्यक्ति किस हद तक गिर सकता है, इसका उदाहरण गिरिजा शंकर बन चुका था। वह एडवोकेट था, जानता था कि कैसे सबूत मिटाने हैं, कैसे शक की दिशा मोड़नी है। लेकिन इस बार उसकी हर चाल उल्टी पड़ गई। गीता शर्मा की हत्या स्वीकार करते हुए उसने जो कहानी सुनाई वह स्वाद से भरी काफी रोमांचक निकली। गिरिजा शंकर पाल 8 साल पहले अपने गांव अकबरपुर कछुवाहा मटिया से लखनऊ आया था। मकसद था एलएलबी की पढ़ाई और शहर में अपने लिए एक नई पहचान बनाना। वह शुरू से ही महत्वाकांक्षी और चालाक किस्म का इंसान था, जो बातें गहराई से सुनता था, उन्हें समझकर जल्द ही खुद को उस ढांचे में ढाल लेता था। शब्दों से खेलने की उसकी आदत अब न सिर्फ कानून की जटिल किताबों से उसे जोड़ रही थी, बल्कि लोगों के मन की उलझी गांठों को भी सुलझाने का हुनर दे रही थी।
हालांकि उसकी शादी किशोरावस्था में ही हो चुकी थी, रायबरेली के बगराहा गांव के रहने वाले श्याम पाल की बेटी रीना पाल से। लेकिन यह रिश्ता उसके मन के किसी कोने में धूल खाती एक फाइल बनकर रह गया था। लखनऊ में पढ़ाई के दौरान वह हर रविवार गांव जरूर जाता था, पर केवल रस्म निभाने के लिए। जब डिग्री पूरी हुई तो उसने फैसला लिया, अब गांव की सीमाओं से आगे निकलकर इसी शहर में वकालत शुरू करनी है। रायबरेली रोड पर कल्ली पश्चिम में उसने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया। वहीं से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। धीरे धीरे वह वकालत की दुनिया में रम गया। कोर्ट कचहरी में पैर जमाने लगा। केस चाहे जमीन का हो या दहेज का, झगड़ा मौरूसी का हो या मकान कब्जे का, हर मामले में उसकी दखलदारी बनने लगी। वह अब सिर्फ पढ़ा लिखा लड़का नहीं, एक तस्तर्रार एडवोकेट बन चुका था। गांव घर की यादें अब धुंधलाती जा रही थीं। रीना जैसी सीधी सादी औरत अब उसे पुरानी दुनिया की निशानी लगने लगी थी। शहरी चकाचौंध और आधुनिक लड़कियों की खुली बातचीत उसे आकर्षित करने लगी थी। अब वह किसी ऐसी ही लड़की को जीवन साथी बनाने का सपना देखने लगा था, जो उसके नए परिवेश में फिट हो सके। उसे लगा अब वह पूरी तरह बदल चुका है, शहर की धड़कन में घुल चुका है। संयोग से उसकी जान पहचान प्रॉपर्टी में लगे लोगों से अधिक थी। साल 2011 की बात है। जनवरी की हल्की सर्दी थी और लखनऊ के कचहरी परिसर में हलचल हमेशा की तरह जारी थी। इसी भीड़ में गिरिजाशंकर पाल की नज़र अचानक एक जानी पहचानी सूरत पर पड़ी। वो गीता शर्मा थी। वो गीता जो स्कूल के दिनों में इंटरमीडिएट तक उसके गांव की कक्षाओं में उसकी साथी रही थी। उसने बिना देर किए पास जाकर पुकारा, गीता तुम। गीता ने चौंक कर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अरे गिरिजाशंकर, तू यहाँ। कुछ ही देर में पुराने दिन ताज़ा हो गए। वो गांव के रास्ते, स्कूल की घंटी, मटिया के आम के पेड़ और टीन की छतों पर गिरती बारिशें, लेकिन अब दोनों एकदम अलग दुनियाओं में थे। गीता ने बताया कि अब वह लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है और किसी रजिस्ट्री के सिलसिले में कोर्ट आई है। गिरिजाशंकर ने तुरंत अपनी वकालत का परिचय देते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। रजिस्ट्री, एनओसी, लीगल क्लियरेंस, सब काम करा दूंगा और ग्राहक भी दिला दूंगा। गीता ने यह सुनकर राहत की सांस ली और उसकी आंखों में भरोसे की हल्की चमक आ गई। शाम ढल रही थी, बातचीत बढ़ती गई। उस दिन गीता ने पहली बार उसे अपने नीलगिरी अपार्टमेंट में खाने पर बुला लिया। जब गिरिजाशंकर उस रात उसके फ्लैट पर गया तो चौंक गया। इतना बड़ा फ्लैट, सुंदर इंटीरियर और अकेली गीता, उसके भीतर कोई हलचल हुई। दिल की धड़कनों में अनजाना रोमांच भर गया। गीता सामने बैठी थी, खुले बाल, कैजुअल कपड़े और चेहरे पर आत्मविश्वास। वो मुस्कुराते हुए बोला, गीता तुम तो गांव की देसी लड़की से शहर की बोल्ड वुमन बन गई हो, कमाल लग रही हो। गीता सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसी मुस्कान में गिरिजाशंकर ने अपने लिए जगह तलाशनी शुरू कर दिया। गिरिजाशंकर मुस्कुराया और बोला, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई गीता। अगर तुम साथ दो तो मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में भी हाथ आजमा लूंगा। गीता ने चाय का कप हाथ में उठाया और आंखों में चमक के साथ बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गिरिजाशंकर ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। गीता ने चौंकने का अभिनय करते हुए शरारत से कहा, देख लो हाथ पकड़े हो, वरना हाथ मिलाने वाले तो कई होते हैं। गिरिजाशंकर गंभीर लहजे में बोला, कैसी बात करती हो गीता, मैं जो कह दूं वो अटल होता है और अटल ही रहेगा, बस मेरे वाजिब मुनाफे का भी ख्याल रखना। इस तरह दोनों के बीच बातें सिर्फ दिल की नहीं, बिजनेस की भी होने लगी। गीता ने गिरिजाशंकर की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। खाना, माहौल और अपनापन, सब कुछ गर्मजोशी से भरा था। असल में उसे ऐसी कानूनी और व्यावसायिक मदद की दरकार थी जो गिरिजाशंकर के रूप में पूरी होती दिख रही थी। अब वो उसके साथ मिलकर अपने प्रॉपर्टी कारोबार को और ऊंचा ले जाने का सपना बुनने लगी थी। एक ऐसा सपना जिसकी आंखों में मुनाफे की चमक थी और दिल में जीवन की स्थिरता की मीठी उम्मीद। उनके बीच गहरी दोस्ती की बुनियाद पड़ चुकी थी। एक शाम जब बातचीत थोड़ी निजी होने लगी, गीता ने बताया, गांव घर से बाहर इसलिए निकली हूं कि परिवार की आर्थिक मदद कर सकूं, पापा नहीं हैं। परिवार में सिर्फ मम्मी किरण देवी और छोटा भाई लालचंद हैं और उन दोनों की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर है। गीता शर्मा को लगने लगा था कि जिंदगी अब एक नई दिशा पकड़ रही है। गिरिजाशंकर का साथ पाकर वह भीतर से न सिर्फ मजबूत महसूस कर रही थी, बल्कि अपने भविष्य को लेकर भी अधिक आश्वस्त थी। उसे यह यकीन हो चला था कि गिरिजाशंकर के सहारे वह अपने प्रॉपर्टी कारोबार में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। अपने मन की यह बात उसने मां किरण देवी और छोटे भाई लालचंद से भी साझा कर ली थी। गिरिजाशंकर के व्यवहार में उसे अपनापन महसूस होता था, एक ऐसा संबल जो कठिन वक्त में थाम ले। वह एक फोन कॉल पर हाजिर हो जाने वाला इंसान था। कोई भी मिस्ड कॉल उसे कभी छू नहीं पाई। या तो फौरन कॉल बैक करता या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर हालचाल पूछ लेता। गीता उसकी इस सतर्कता, सजगता और संवाद की कुशलता से प्रभावित हुए बिना ना रह सकी। गिरिजाशंकर सिर्फ बातों में ही नहीं, अपने प्रोफेशन में भी निपुण था।
कानूनी उलझनों को चुटकी में सुलझा देना, कठिन से कठिन मामलों को आसान बना देना उसकी खासियत थी। इसी भरोसे के चलते गिरिजा शंकर की मदद से गीता को नीलगिरी अपार्टमेंट में सोसाइटी का एक किफायती फ्लैट मिल गया था। अब तो वह अमूमन रोज ही मिलने आने लगा था। मुलाकातें बढ़ी, नजदीकियां गहराईं, और कब दोस्ती प्रेम में बदली, फिर लिव इन रिलेशन में ढल गई, दोनों को खुद पता नहीं चला। उनके बीच अब सिर्फ भावनाओं का नहीं, पैसों का भी लेन देन होने लगा था। गीता का काम रफ्तार पकड़ चुका था, इनकम बढ़ने लगी थी। गिरिजा शंकर की सलाह पर उसने 1 करोड़ रुपए का बीमा करवा लिया, और नॉमिनी बेशक वही गिरिजा शंकर, क्योंकि अब गीता उसे सिर्फ सहयोगी या प्रेमी नहीं, भावी जीवन साथी मानने लगी थी। गिरिजा ने उससे शादी का वादा जो किया था। कभी कभी गिरिजा शंकर पैसे मांग लेता, उधार, जरूरत के नाम पर। जब लौटाने में देरी होती तब भी गीता चुप रह जाती। उसे यकीन था कि यह रिश्ता लेन देन से ऊपर है। गिरिजा शंकर की सफारी कार गीता शर्मा के लिए जैसे एक उड़े हुए सपनों की सवारी बन गई थी। जब भी उसे शहर में कहीं जाना होता, गिरिजा शंकर उसे खुद ले जाया करता। कॉलोनी के लोगों के लिए अब यह कोई नई बात नहीं थी। वे दोनों को साथ देखकर अब हैरान नहीं होते थे। यह रिश्ता इतना सहज हो चला था कि गीता के परिवार को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन यह सहजता गिरिजा शंकर की ब्याहता पत्नी के मायके वालों के लिए असहनीय थी। जातियों का फर्क, समाज की निगाहें और रिश्तों की जटिलताएं सब एक साथ सामने आ खड़े हुए थे। कुछ साल पहले तक जब भी गिरिजा शंकर अपने गांव जाता तो गीता को साथ ले जाता था। सड़कें लंबी होती लेकिन सफर में दूरी का एहसास नहीं होता। वह उसे लौटते वक्त भी साथ लाता, मानो गांव और शहर के बीच उसकी एक नई दुनिया बस रही हो। कभी कभी गीता अपनी माँ किरण देवी को भी लखनऊ ले आती थी। भाई लालचंद का भी आना जाना लगा रहता था। घर जैसी गर्माहट गीता ने इस रिश्ते में महसूस की थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सब कुछ बदलने लगा था। गिरिजा शंकर के व्यवहार में एक अजीब सी ठंडक उतर आई थी। यह सब तब से शुरू हुआ था जब गीता ने गांव साथ जाने से इनकार कर दिया था। शायद वह अब समझ चुकी थी कि यह रिश्ता एक तरफा मोड़ पर आ पहुंचा है। हर मुलाकात में वह शादी की बात छेड़ देती थी, एक वादा जिसे पूरा करने की घड़ी टलती जा रही थी। गिरिजा शंकर अब उलझ चुका था। कानूनी प्रक्रिया, तलाक, सामाजिक दबाव और सबसे बढ़कर गीता से लिए हुए लाखों रुपए की देनदारी। इन सब से बचने की कोशिश में वह अब गीता से आंखें चुराने लगा था। फोन कॉल्स कटने लगे थे। मैसेज अब रीड होकर भी रिप्लाई नहीं होते थे। गीता बेचैन हो गई थी, खासकर जब से गीता शर्मा ने इंश्योरेंस सर्टिफिकेट देखा था जिसमें नॉमिनी की जगह ना अपनी मां का नाम था, ना भाई लालचंद का नाम। उसकी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। मन में कई सवाल कुलबुलाने लगे थे, जिनके जवाब गिरिजा शंकर बार बार टाल देता था। उसकी बड़ी रकम कारोबार में फंसी हुई थी। अगर गिरिजा शंकर उसे पैसे लौटा देता तो शायद वह अपने जीवन की कई उलझनों को सुलझा सकती थी। पर गिरिजा शंकर हर बार नया बहाना बनाकर बात टाल देता था। 18 जनवरी 2025 की दोपहर जब गिरिजा शंकर ने उसे फोन कर मिलने बुलाया और साथ चलने की बात की तो गीता बिना कुछ सोचे तैयार हो गई। उसके दिल में अब भी भरोसे की एक हल्की लौ जल रही थी। उसे नहीं मालूम था कि यह भरोसा ही अब उसे उसकी आखिरी मंजिल तक ले जाएगा। उधर गिरिजा शंकर ने अपनी चाल बहुत पहले से बिछा दी थी। वह अपनी योजना को बड़ी सफाई से अंजाम देना चाहता था, और दिया भी था। लेकिन जुर्म को चाहे जितना सजाया जाए, उसकी परछाइयों को छिपाया नहीं जा सकता। उसने सुनसान जगह चुनी, जहां कोई गवाह ना हो, जहां चुप्पी से चीखें दब जाएं। जैसे ही गीता सड़क पार कर रही थी, उसने अपनी सफारी को पूरी रफ्तार में पीछे से उस पर चढ़ा दिया। गीता सड़क पर गिरी ही थी कि गिरिजा शंकर ने अपनी कार से उसे कई बार कुचल डाला। हर पहिए के साथ एक रिश्ता, एक विश्वास और एक इंसानियत को मसल दिया गया। उसकी लाश को उठाया, कार की डिक्की में रखा और सुनसान डिफेंस एक्सपो मैदान के एक कोने में फेंक आया। सब कुछ तयशुदा था, पर डर से वह खुद को नहीं बचा सका। घबरा कर वह तेजी से कार भगाने लगा। कब्र बन चुकी कार खुद उस पर कहर बनकर टूटी, डिवाइडर से टकराई, शीशा चकनाचूर हो गया। अब उसे सब कुछ मिटाना था, खून, सबूत, गाड़ी की हालत। उसने गाड़ी को गैराज में सफाई और रिपेयर के लिए छोड़ दिया। बाहर से सब कुछ सामान्य करने की कोशिश किया और फिर एक होटल में जाकर देर रात तक आराम किया। आधी रात का वह दौर जब शहर की रफ्तार थम चुकी थी और गलियों में सन्नाटा पसरा था, उसी वक्त गिरिजा शंकर होटल से निकलकर गांव की ओर रवाना हुआ। चेहरे पर थकान कम और शिकारी की तरह राहत ज्यादा थी। सुबह सुबह जब गांव में हलचल शुरू ही हुई थी, वह सीधे गीता शर्मा के घर पहुंचा। वहां उसकी मां और भाई लालचंद थे। गिरिजा शंकर ने बेहद संवेदनशील लहजे में गीता की सड़क दुर्घटना में मौत की खबर सुनाई और जोर दिया कि मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। सुनते ही लालचंद जैसे आसमान से गिरा। उसने बिना देर किए बैग उठाया और लखनऊ की ओर भागा। दिल में सिर्फ एक आग थी, इंसाफ किया।
पीजीआई थाने पहुंचकर उसने पुलिस के सामने अपने संदेह और बहन के साथ हुए अन्याय की पूरी कहानी बयां किया। उसने खुलकर कहा कि गीता का असली कातिल कोई और नहीं, गिरिजा शंकर ही है। लालचंद ने बताया कि कैसे गिरिजा शंकर गीता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, जबकि उसकी शादी कानूनी रूप से अब भी बरकरार थी। उसने यह भी बताया कि गिरिजा शंकर ने गीता से 13 लाख रुपए उधार ले रखे थे और इन्हीं पैसों को लेकर कई बार दोनों के बीच झगड़ा भी हो चुका था। गीता मानसिक रूप से टूट रही थी, लेकिन उम्मीद में जी रही थी कि गिरिजा शंकर शादी का वादा निभाएगा। पुलिस के पास अब सबूत भी थे, कबूलनामा भी और चश्मदीद गवाह भी। गिरिजा शंकर को सख्ती से पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गीता शर्मा और गिरिजा शंकर पाल की कहानी सिर्फ एक प्रेम संबंध की विफलता नहीं, बल्कि लालच, धोखे और स्वार्थ की भयावह परिणति है। एक महिला जिसने रिश्ते पर भरोसा किया, अपने भविष्य को संवारने के लिए मेहनत की, उसी का भरोसा उसके सबसे करीबी ने तोड़ा और उसकी जान ले लिया। गिरिजा शंकर ने जिस प्रेम को बहाना बनाया, उसके पीछे छिपा उसका असली मकसद 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि हासिल करना था। गीता का अंत दर्दनाक जरूर था, परंतु उसकी मौत व्यर्थ नहीं गई। पुलिस की सतर्कता, तकनीकी जांच और गीता के परिवार की सच्चाई की लड़ाई ने एक चालाक अपराधी को न्याय के कटघरे तक पहुंचाया। यह घटना समाज के लिए एक सीख भी है कि प्रेम के नाम पर आंख मूंद कर भरोसा करना हमेशा सही नहीं होता। अंततः गीता शर्मा को न्याय मिला और गिरिजा शंकर अब सलाखों के पीछे है, जहां उसे अपने पापों की सजा भुगतनी होगी। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, बुरे कर्मों का अंजाम बुरा ही होता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, वेरी सैड स्टोरी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू चैनल सर। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, ब्रदर जो इतना प्यार करता था बस सिर्फ इसलिए मार डाला कि वो दूसरे जाति के लड़के से शादी की, वेरी सैड। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, वेरी सैड। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, पता नहीं एक शादीशुदा स्त्री या पुरुष को किसी और से प्यार कैसे हो जाता है, वो भी इस हद तक कि वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, आश्चर्यजनक कथा। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, गुड आफ्टरनून। सिस्टर गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलुरी जी ने कमेंट किया है, कितना दर्द है इस कहानी में, एक बार भी उस बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। दीपा सिंह जी ने कमेंट किया है, सैड स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। यास्मीन जी ने कमेंट किया है, कितना बुरा किया बेचारी के साथ। यास्मीन फ्रॉम यूएसए, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अनुज कुमार जी ने कमेंट किया है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मरियम खान जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक, मुझे आपकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल बहुत पसंद है। मैं घर के काम हमेशा आपकी कहानियां सुनते हुए ही करती हूँ। आज मेरी 10 साल की बेटी ने ही मुझसे कहा कि मैं आपको कमेंट करूं और आपको गुड लक बोलूं। मैम आपको और आपके बेटी को दिल से धन्यवाद। आपके शब्द दिल को छू गए। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरी कहानियां आपके रोजमर्रा के कामों का हिस्सा बन गई हैं। और आपकी बेटी को भी ढेर सारा प्यार और धन्यवाद, ऐसा प्यारा मैसेज दिल खुश कर गया। आपका ये समर्थन ही मुझे और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। गॉड ब्लेस यू बोथ। कीप लिसनिंग और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हमेशा कुछ नया और दिलचस्प सुनने को मिले। प्रियंका कुमारी जी ने कमेंट किया है, विवेक भैया ये बहुत गलत हुआ उसके साथ। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विनोद राजपूत जी ने कमेंट किया है, सो सैड स्टोरी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। लोकेन राय जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून विवेक जी। मैम गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। इंदु शर्मा जी ने कमेंट किया है, कमल राय की खुद की बेटी नहीं थी ना, वह बेटी का दर्द क्या जानता। मैम सच है, कमल राय की अपनी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन क्या दर्द समझने के लिए उसे खुद पर बीतना जरूरी है। कभी कभी किसी और के आंसू भी अपनी आंखें नम कर देते हैं। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गणेश सौद जी ने कमेंट किया है,
आजकल ऐसे ही घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही हैं। कानून ने भले ही उसे रिहा कर दिया हो, लेकिन उसने जो कृत्य किया, उसकी ग्लानि ने उसे खुद को खत्म करने की ओर मोड़ दिया। अगर इंसान सजा नहीं देता, तो भगवान उसके कर्मों का दंड अवश्य देते हैं। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंसान भले ही कानून से बच जाए, लेकिन आत्मा और परमात्मा से नहीं। कभी कभी अंदर की ग्लानि ही सबसे बड़ी सजा बन जाती है। भगवान की अदालत में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मनोज प्रभाकर जी ने कमेंट किया है, सर आजकल ओल्ड स्टोरीज सुना रहे हो। सर, ये स्टोरीज मेरे चैनल में पहली बार सुनाई गई है। कभी कभी पुरानी कहानियों में ही असली मजा होता है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जहीर डॉन जी ने कमेंट किया है, सौम्या खुद साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, मगर लगता है कि उसको किसी अच्छी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत थी। अगर वो अपना मसला अपनी किसी प्रोफेसर टीचर से शेयर करती तो शायद उसकी दिमाग की ये गिरह खुल जाती, फिर ये सब नहीं होता। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। समीर जी ने कमेंट किया है, हेलो सर। सर, गुड आफ्टरनून। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शेख शमीमुन जी ने कमेंट किया है, वेरी नाइस स्टोरी। शमीमुन जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ममता कुमारी जी ने कमेंट किया है, इसमें प्रिया की फैमिली की भी गलती है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमन सावी जी ने कमेंट किया है, गुड इवनिंग सर, डन योर चैनल सब्सक्राइब। मैम, गुड इवनिंग। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शजय जी ने कमेंट किया है, आई थिंक सौम्या वॉज ऑलरेडी गोइंग थ्रू डिप्रेशन आफ्टर किलिंग हर फियांसी, गिल्ट मेड हर कमिट। शजय जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर है, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे सनी भंडारी जी, सोनल करेलिया जी, निर्मला अरबल जी, श्याम बहादुर गुप्ता जी, गणपत सिंह भाटी जी, राहुल जयकर जी, सुनीता जेटली जी, जे राठौड़ जी, कंचन पटेल मैम, तुलसी चौरसिया जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।